एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस छठा प्रश्न पत्र भारतीय शासन एवं राजनीति। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय मंत्रिपरिषद की कुछ मुख्य विशेषताएं। यद्यपि भारतीय मंत्रिपरिषद की रचना और कार्य संचालन के संबंध में बहुत कुछ सीमा तक ब्रिटिश परंपराओं को अपनाया गया है, लेकिन भारत की अपनी कुछ विशेष परिस्थितियां हैं और इसी कारण भारतीय मंत्रिपरिषद की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। वो इस प्रकार हैं। पहला है मंत्रिपरिषद की रचना और दलगत राजनीति। संसदीय व्यवस्था में जब तक कि लोकप्रिय सदन में एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो, एक दलीय मंत्रिपरिषद का ही निर्माण किया जाता है। एक दल को यदि स्पष्ट बहुमत मिल जाता है तो फिर एक दल का ही मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। भारत में लंबे समय तक केंद्र में एक दल का लोकसभा में स्पष्ट बहुमत रहा, अतः भारत में प्रारंभ से ही पूर्णतया एक दलीय मंत्रिमंडल का निर्माण किया जा सकता था। लेकिन पंडित नेहरू के द्वारा भारत के जिस पहले मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया, उसके 14 में से 5 सदस्य गैर कांग्रेसी थे और 5 गैर कांग्रेसी में भी 3 ऐसे थे जिनका विरोधी राजनीतिक दलों से संबंध रहा। उस समय मंत्रिमंडल में 5 गैर कांग्रेसी सदस्य ये थे: सरदार बलदेव सिंह अकाली दल के, डॉक्टर जॉन मथाई भारतीय ईसाई दल के, डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति संघ के, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के तथा C.H. भाभा पारसी समुदाय के। 1950 में डॉक्टर मथाई के त्यागपत्र देने के बाद भी C.D. देशमुख को मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया। मंत्रिमंडल के ये गैर कांग्रेसी और अन्य दलों से संबद्ध सदस्य निश्चित रूप से बहुत अधिक योग्य थे, लेकिन फिर भी इनके कारण मंत्रिमंडल के कार्य संचालन में बाधा अनुभव की गई। व्यवहार में यह देखा गया कि अन्य राजनीतिक दलों से संबद्ध व्यक्ति मंत्रिमंडल में होने पर मंत्रिमंडल अपने विचार भेद के कारण एक इकाई के रूप में कार्य नहीं कर पाता। अतः इसके बाद एक दलीय मंत्रिमंडल के निर्माण की प्रवृत्ति को अपनाया गया। 1989-91 तक तथा 1996-2009 की कालावधि में भारत में अल्पमतीय एवं गठबंधन सरकारें बनी और अल्पमतीय एवं गठबंधन सरकारों में मंत्रिमंडल में एकजुटता का अभाव दिखाई पड़ता है। तो ये था मंत्रिपरिषद की रचना और दलगत राजनीति। यदि मिलीजुली सरकार बनी है तो ऐसे में संभवतः यही होता है कि मिला जुला मंत्रिमंडल बनाया जाता है, मंत्रिपरिषद बनाई जाती है और एक ही दल को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है तो फिर एक दल का ही मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद बनाई जाती है। दूसरा है मंत्रिमंडल में विशेषज्ञों को स्थान। भारतीय मंत्रिमंडल के गठन में सामान्य तौर पर इस परंपरा को अपनाया जाता रहा है कि तकनीकी क्षेत्रों से संबद्ध मंत्रालयों का कार्यभार उस क्षेत्र के विशेषज्ञों को सौंप दिया जाए। वित्त, विधि और सिंचाई को इस प्रकार के तकनीकी मंत्रालय कहा जा सकता है। वित्त मंत्रालय का संबंध चेट्टी, मथाई और देशमुख जैसे ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्रियों से रहा है, या टी कृष्णमाचारी, मोरारजी देसाई, C सुब्रमण्यम, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्रियों से। इसी प्रकार कानून मंत्रालय डॉक्टर अंबेडकर, श्री अशोक सेन, श्री गोपाल स्वरूप पाठक, श्री गोविंद मेनन तथा श्री HR गोखले जैसे विधिवेताओं की देखरेख में रखा गया। डॉक्टर KN राव को एक लंबे समय तक सिंचाई मंत्री के पद पर रखा गया था। MC छागला, डॉक्टर त्रिगुण सेन, TN पाई और नूरुल हसन, डॉक्टर राजा रमन्ना, प्रोफेसर MGK मेनन विशेषज्ञों के रूप में ही मंत्रिपरिषद में रहे हैं। इस प्रकार भारतीय मंत्रिपरिषद में सदैव ही कुछ विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ उठाया जाता रहा है और निश्चित रूप से यह एक अच्छी परंपरा है। विशेषज्ञों का स्थान मंत्रिमंडल में रखा जाता है। तीसरा है सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन। मंत्रिमंडलात्मक सरकार का ये आवश्यक सिद्धांत है कि मंत्रिमंडल के सदस्य सरकार की नीतियों का समर्थन करें, चाहे इन नीतियों के बारे में उनके व्यक्तिगत विचार कुछ भी क्यों न हो। यदि इनके लिए इन नीतियों का समर्थन करना संभव नहीं है तो उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए। यद्यपि लगभग ये जो त्यागपत्र देने वाली बात है, लगभग 60-70 वर्षों के संवैधानिक इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए 1962 में मेनन का त्यागपत्र और 1966 में नंदा का त्यागपत्र सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का उल्लंघन भी कहा जा सकता है, क्योंकि उन्हें उन कार्यों और असफलताओं के लिए दोषी ठहराया गया जो वास्तव में उनकी नहीं, पूरे मंत्रिमंडल की थी। 1960-1963 में यह बात देखने में आई थी कि संसद के वामपंथी सदस्यों द्वारा श्री देसाई और श्री पाटिल के त्यागपत्र की मांग की जाती रही और दक्षिणपंथी सदस्यों द्वारा मेनन और KD मालवीय के त्यागपत्र की।
शास्त्री जी के काल में मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों ने मंत्रिमंडल के निर्णय से भिन्न विचार व्यक्त किए थे। इसी प्रकार 1967-69 के काल में उप प्रधानमंत्री श्री देसाई ने जापान, पश्चिम जर्मनी और अमेरिका की यात्रा में चीन, सिक्किम, वियतनाम और क्षेत्रीय सहयोग के संबंध में कुछ ऐसे विचार व्यक्त किए थे कि उनके संबंध में श्रीमती गांधी को यह कहना पड़ा कि श्री देसाई के विचार सरकारी नीति को व्यक्त नहीं करते हैं। लेकिन इस प्रकार की कुछ घटनाओं के बावजूद मंत्रिमंडल ने सामान्यतः सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत का पालन किया है। इस सिद्धांत के पालन का सबसे अच्छा उदाहरण 5 सितंबर 1967 को विदेश मंत्री छागला का त्यागपत्र है, जबकि उन्होंने शिक्षा नीति से असहमत होने के कारण त्यागपत्र दे दिया था। जॉन मथाई, नियोगी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, देशमुख, गिरी, त्यागी और अशोक सेन आदि के द्वारा भी सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांतों के आधार पर ही त्यागपत्र दिया गया था। 1978 में गृह मंत्री चरण सिंह द्वारा सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का उल्लंघन किए जाने पर उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। चौथा बिंदु आता है मंत्रिमंडल में राज्यसभा को समुचित प्रतिनिधित्व। मित्रों, हम सभी जानते हैं संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में तो बहुमत दल का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है, उस दल की सरकार बनती है। तो जब मंत्रिमंडल के गठन की बात आती है तो राज्यसभा को भी समान प्रतिनिधित्व या समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है, उसके सदस्यों को भी मंत्री पद दिया जाता है। संविधान में यह बात प्रधानमंत्री की विवेक पर छोड़ दी है कि वो राज्यसभा से कितने सदस्य लेगा या लोकसभा से कितने सदस्य लेगा। व्यवहार में प्रधानमंत्री ने सदैव ही राज्यसभा को भी मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व प्रदान किया है। यद्यपि कभी राज्यसभा का प्रतिनिधि अधिक हो गया है तो कभी लोकसभा का अधिक हो गया है। 1966 में प्रधानमंत्री श्री शास्त्री के निधन के बाद तो प्रधानमंत्री का चयन भी राज्यसभा में से ही किया गया था। श्री एच.डी. देवेगौड़ा का प्रधानमंत्री पद पर मनोनीत होने के बाद कर्नाटक से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। श्री इंदिरा कुमार गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री पद पर मनोनीत हुए तो राज्यसभा के ही सदस्य थे। यानी लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो ये आवश्यक नहीं है कि वो जो बहुमत दल का नेता है वो लोकसभा का ही सदस्य हो। यदि राज्यसभा के भी किसी सदस्य को बहुमत दल का नेता चुन लिया जाता है या किसी गैर सांसद को भी चुन लिया जाता है जो संसद का सदस्य ही नहीं है, उसे भी यदि बहुमत दल का नेता चुन लिया जाता है तो वो प्रधानमंत्री बन जाता है। तो 6 माह के अंदर अंदर उसे चुनाव जीतना जरूरी होता है। तो हमारे यहाँ लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा को भी समुचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। और ये जो कई प्रधानमंत्री हुए हैं जैसे एच.डी. देवेगौड़ा है, इंदिरा कुमार गुजराल है, डॉक्टर मनमोहन सिंह है, ये तो राज्यसभा के ही सांसद बने हैं। 5वां बिंदु आता है अंतरंग कैबिनेट का, इनर कैबिनेट। 15-20 व्यक्तियों की समिति बहुत बड़ी होती है और इसमें शीघ्रता तथा सफलता के साथ निर्णय ले पाना संभव नहीं होता है। इसलिए व्यवहार में मंत्रिमंडल के जो सदस्य प्रधानमंत्री के सबसे अधिक विश्वास पात्र हैं, प्रधानमंत्री उनसे ही सभी विषयों में परामर्श लेता है और कैबिनेट की ये छोटी समिति ही अंतरंग कैबिनेट कहलाती है। मित्रों, जब 15-20 व्यक्तियों का मंत्रिमंडल होता है तो वो बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। व्यवहार में इतने अधिक लोगों से फटाफट निर्णय की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसलिए जो प्रधानमंत्री के अधिक विश्वास पात्र होते हैं, जो बहुत नज़दीकी और करीबी होते हैं, महत्वपूर्ण विभागों के होते हैं, उनका जो एक ग्रुप होता है उसे अंतरंग कैबिनेट या इनर कैबिनेट कहा जाता है। भारत में प्रारंभ से ही इस प्रकार की अंतरंग कैबिनेट रही है। 1947 से 1950 के काल में सभी महत्वपूर्ण विषयों पर पहले पंडित नेहरू और पटेल विचार कर लेते थे और फिर इन विषयों को कैबिनेट के सामने रखा जाता था। उस काल में नेहरू और पटेल को भारतीय राज्य व्यवस्था का उच्च मंत्रिमंडल, सुपर कैबिनेट कहा जाता था। पटेल की मृत्यु के बाद आज़ाद, आयंगर और किदवई तथा वित्तीय मामलों में देशमुख नेहरू की अंतरंग कैबिनेट में थे। 1954 में अयंगार और किदवई की मृत्यु तथा 1960 में देशमुख के त्यागपत्र के बाद अंतरंग कैबिनेट में आज़ाद, पंत, टीटीके और कृष्ण मेनन हो गए थे। 1960-64 के काल में नेहरू की अंतरिम कैबिनेट में शास्त्री जी, नंदा और टीटीके रहे। 1964 में शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व में सामूहिक नेतृत्व का अपनाया गया, लेकिन फिर भी स्वर्ण सिंह, गुलजारीलाल नंदा और चौहान और पाटिल को भी शास्त्री का अधिक विश्वास प्राप्त था। प्रारंभ में श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री यशवंत राय चौहान, अशोक मेहता, सुब्रमण्यम और दिनेश सिंह पर सबसे अधिक भरोसा करती थी, लेकिन स्थिति निरंतर परिवर्तित होती रही। जहाँ तक विभागों का संबंध है, गृह, सुरक्षा, वित्त और विदेश विभाग के मंत्रियों को सामान्यतः अंतरंग कैबिनेट में शामिल समझा जाता है। मित्रों, गृह, सुरक्षा, वित्त और विदेश
ये जो 4 विभाग हैं इनके मंत्रियों को सामान्यतः अंतरंग कैबिनेट में शामिल समझा जाता रहे, लेकिन वस्तुस्थिति यह भी है कि अंतरंग कैबिनेट की सदस्यता विभागों की अपेक्षा व्यक्तियों पर ही निर्भर करती है। कभी कभी ऐसा भी देखने में आया है कि प्रधानमंत्री के सबसे अधिक विश्वास पात्र व्यक्ति मंत्रिमंडल के बाहर किसी अन्य रूप में कार्य कर रहे होते हैं। कभी कभी अंतरंग कैबिनेट के संबंध में स्थिति अस्पष्ट भी होती है। अगला बिंदु आता है प्रधानमंत्री की सर्वोच्चता। प्रधानमंत्री की सर्वोच्चता और उसका नेतृत्व मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था का एक प्रमुख सिद्धांत है और भारत में इस सिद्धांत का सदैव ही पालन किया जाता रहा है। 1950-64 के काल में पंडित नेहरू को मंत्रिमंडल का पूर्ण सर्वोच्चता प्राप्त थी। शास्त्री जी ने सामूहिक नेतृत्व के आधार पर कार्य शुरू किया था, लेकिन 1965 के भारत पाक युद्ध ने उनके व्यक्तित्व को बहुत अधिक प्रभावशाली बना दिया और 1965 के अंत तक मंत्रिमंडल पर प्रधानमंत्री की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। 1966 से 1969 के काल में जो स्थिति थी उसके संबंध में दो विचार हो सकते हैं, लेकिन 1969 और उसके बाद 1971 के लोकसभा चुनाव के बाद से श्रीमती गांधी को अपने मंत्रिमंडल पर पूर्ण सर्वोच्चता की स्थिति प्राप्त रही। प्रारंभ से लेकर अंत तक प्रधानमंत्री की सर्वोच्चता का प्रमाण यह है कि कभी किसी मंत्री के प्रधानमंत्री से मतभेद हुए तो संबंधित मंत्री को ही त्यागपत्र देना पड़ा था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नियोगी, डॉक्टर जान मथाई, डॉक्टर अम्बेडकर, देशमुख, महावीर त्यागी, गुलजारीलाल नंदा, टीटी के MC छागला, अशोक मेहता और 1978 में चौधरी चरण सिंह, राजनारायण, BP सिंह और देवीलाल के त्यागपत्र इसी श्रेणी में देखे जा सकते हैं। उप प्रधानमंत्री का पद। मित्रों, भारतीय मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था सामान्य नियम के स्थान पर अपवाद स्वरूप ही रही है। 1947 से 50 के काल में इस पद पर सरदार पटेल रहे। 1967 से 68 के काल में श्री मोरारजी देसाई। सामयिक परिस्थितियों में सरदार पटेल और देसाई को दल और देश की राजनीति में जो महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त थी उसी के कारण इस पद की व्यवस्था की गई थी। 1979 में भी उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई और मोरारजी सरकार में 2 उप प्रधानमंत्री तथा चरण सिंह सरकार में 1 उप प्रधानमंत्री थे। BP सिंह और चंद्रशेखर सरकार 1989 से 91 में देवीलाल उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे। व्यवहार में यह देखा गया है कि उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का मुख्य सहायक होने के स्थान पर उसका प्रतियोगी ही हो जाता है। देवीलाल ने तो सदैव प्रधानमंत्री के प्रतिस्पर्धी की भूमिका का निर्वाह किया। 29 जून 2002 को राष्ट्रपति KR नारायणन ने प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर एक अधिसूचना जारी कर लालकृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। आडवाणी देश के 7वें उप प्रधानमंत्री थे। मोटा नजरिया मित्रों ये था कि आडवाणी को एक वैकल्पिक सत्ता केंद्र के रूप में स्थापित करना था जो समय आने पर वाजपेयी की जगह ले लेता। वाजपेयी जी ने भारत की राजनीति के प्रबंधन में माहिर आडवाणी को प्रधानमंत्री बनाकर रोजमर्रा की राजनीति, सजग के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों और RSS से निपटने का जिम्मा उन पर डाल दिया। आडवाणी उस विस्तृत सत्ता आधार के सूत्रधार बन गए जिस पर वे और वाजपेयी साथ साथ स्थापित रहे थे। कंपनी जगत की शब्दावली में कहे तो शिखर पर एक बुजुर्ग मुखिया ही नहीं बल्कि एक सक्रिय CEO भी मौजूद था और वे दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर कार्य करते रहे। तो मित्रों, आज के हमारे इस टॉपिक में जो हमने पढ़ा है कि भारतीय मंत्रिपरिषद की क्या विशेषताएं हैं, तो उनकी मुख्य विशेषताओं में हम पढ़ चुके हैं। मंत्रिपरिषद की रचना और दलगत राजनीति, मंत्रिमंडल में विशेषज्ञों का स्थान, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन, मंत्रिमंडल में राज्यसभा को समुचित प्रतिनिधित्व, अंतरंग कैबिनेट और प्रधानमंत्री की सर्वोच्चता, और थोड़ा सा हमने पढ़ा उप प्रधानमंत्री का पद। इस तरह से आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।